Students, today I am here with part 2 of lesson 7 pronouns kinds from your English grammar book The Base. Students, I had told you about the pronouns. I gave the definitions of pronouns and its types in my previous video. Pronouns are the words which are used at the place of nouns. We have already done its types. Those are personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns. Today I will explain you relative pronouns. The pronouns that join two sentences and called relative pronouns, यानी संबंधवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और फिर वापस से उन संख्या शब्दों को रेफर करते हैं जो उनसे पहले यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस. दैट मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम. यू आर टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हियर इज द पर्स, यू फॉरगॉट इट इन द कार. And you are to join these two sentences with the word that. Here is the purse that you forgot in the car. There is no need to repeat the word you. Okay. Next, I met the girl again. I met her yesterday. मैं उस लड़की से दोबारा मिला, मैं उसे कल मिला. Now you are to join these two sentences with the word whom. ओके, यानी उस गर्ल को रेफ़र करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर गर्ल के लिए हर को फिर से यूज़ किया गया है, तो जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो हमें हर को ओमिट कर देना है एंड सेंटेंस विल बिकम लाइक दिस. आई मेट द गर्ल अगेन whom आई मेट yesterday. अब इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उस लड़की से फिर से मिला जिसे मैं कल मिला था. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. हेयर एज यू कैन सी हेयर इन द अबव सेंटेंसेस दैट एंड whom refer back to the noun in the first sentence used in second sentence. Such pronouns are known as relative pronouns. जैसा कि आप देख रहे हो इन सेंटेंसेस में दैट और whom जो हैं वापस से उन नाउन्स को रेफ़र कर रहे हैं जो पहले यूज़ किए गए थे और उनके स्थान पर प्रोनाउंस को यूज़ किया है. तो सेकंड सेंटेंस में क्या होगा कि आपको दोबारा उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आप कह सकते हैं सच प्रोनाउंस आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउंस. इन प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हु, whom, whose, what, which, when and that are some relative pronouns. अब आप ये कहेंगे ये तो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये तो इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी काम करते हैं. आपको पता ही है हु का मतलब क्या होता है? कौन. whom मीन्स जिसे और किसे, ठीक है. whose मीन्स किसका. what मीन्स क्या. which मीन्स कौन सा. when मीन्स कब. एंड दैट मीन्स जैसा कि. ओके. नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्स करना यानी प्रतिबिंबित करना, यानी एक परछाई के रूप में कार्य करना. तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? लेट मी रीड फॉर यू.
The pronouns that show that the subject and the यानी वे सर्वनाम शब्द जो ये बताते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही व्यक्ति से या एक ही चीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो आपको कौन से प्रोनाउन होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, यू कैन रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई हेल्प्ड माई सेल्फ। Here, myself and I stand for the same person, so the object is also the subject. अब आप देखते हैं कि I helped myself, मैंने मेरी मदद खुद की। यहाँ myself और I जो है वो दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सेम पर्सन के लिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। He hurt himself while cycling, साइकिल चलाते हुए वह खुद से ही घायल हो गया। अब हिमसेल्फ एक ही पर्सन के लिए है, ही के लिए है, सो हेयर हिमसेल्फ एंड ही स्टैंड फॉर द सेम पर्सन, दीज आर स्टैंडिंग फॉर सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज आल्सो द सब्जेक्ट, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी बन जाता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन रहता है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself and themselves are some reflexive pronouns। यानी इन शब्दों को आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। माई सेल्फ क्या मतलब हुआ, खुद से, मेरे से। ourselves हमारे से। उससे, हर सेल्फ उससे, हिम सेल्फ बॉय के लिए, हर सेल्फ लड़की के लिए। ठीक है, यानी फीमेल के लिए क्या यूज़ होगा आपका, हर सेल्फ। इट सेल्फ किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स और थिंग्स के लिए। नाउ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, यानी जिस किसी चीज़ को जब हम एम्फेसाइज करके, यानी जब हम किसी चीज़ पर जोर डाल के कहते हैं, प्रेशर बना के कहते हैं, तो वो शब्द जो हैं प्रोनाउंस के रूप में यूज़ होते हैं, तो उनको हम एम्फेसाइजिंग वर्ड्स कहते हैं। एज यू कैन सी है, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। यानी कोई काम हम प्रेशर से कहते हैं, जोर देकर कहते हैं, तो वो शब्द आपके, सर्वनाम शब्द आपके क्या कहलाते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। You are to top up, that means you are to keep in mind reflexive and emphasizing pronouns always end in self or selves। यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं और एम्फेसाइजिंग हैं वो दोनों हमेशा सेल्फ और सेल्व्स में एंड होते हैं। ये फॉर एग्जांपल हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स। ओके, नाउ लुक and read the following sentences. First one, I myself stitched the dress। मैंने मेरी ड्रेस खुद से सिली। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो एम्फेसाइजिंग होते हैं वर्ड्स वो आपकी वर्ब के फॉर्म से पहले आते हैं। जैसा कि इस सेंटेंस में आपने देखा, I myself stitched the dress, जबकि so you are to keep in mind the difference between reflexive and emphasizing pronouns। Next, she herself gave the toys to her। उसने अपने खिलौने उसे खुद से दे दिए। Next, they themselves went away। वे अपने से ही दूर चले गए, यानी खुद से ही दूर चले गए। Next, he himself promised to help me। उसने खुद से मुझे मदद करने का वादा किया। You can see in these 4 sentences myself, herself, themselves, himself. These are just after noun and before the verb.
Okay beta, and these words are called here emphatic or emphasizing pronouns. Now here are exercises. I am giving you solutions and you are to watch this video carefully and do all the work neatly in your grammar books. In first exercise, you are to underline the pronouns in the following sentences. In first sentence, she is the woman who caught the thief. यहाँ आपको कौन से प्रोनाउन आपको करने हैं फिल? जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हु को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ कौन सी टाइप है इसकी? रिलेटिव प्रोनाउन. ओके. नेक्स्ट, हु इज रीडिंग द बुक? हेयर यू आर टू अंडरलाइन द वर्ड. जब आप हु वर्ड को दो सेंटेंसेस के बीच में देखते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. और जब हु को आप हेल्पिंग वर्ब से पहले ही देख रहे हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं, तो वो आपका अब यहाँ क्या बन गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट, दिस इज द काउ विच गिव्स मी मिल्क. दिस वर्ड you are to underline it and it is demonstrative pronoun. Secondly, you are to underline which pronoun and it is called relative pronoun as it is joining two sentences. Next, number 4, the houses are mine. Here you are to underline the word mine and it is possessive. That means घर मेरे हैं, यानी अपनेपन की भावना है, तो वो आपका क्या हो गया? पोजेशन की भावना है इसमें, तो यहाँ आप लिखेंगे possessive pronoun. Next, the dog hurt itself. As you can see, itself is at the end of the sentence after the verb, so it is reflexive pronoun. You have to write here reflexive. Next, you have to go to school. It is second person, personal pronoun. Next, this is a gift from Sheena. This is here demonstrative pronoun. Next, I completed my work myself. I and my are here personal pronouns, first person pronouns. Okay beta. And myself, you are to underline. It is reflexive pronoun as it is at the end of the sentence. Next, those are beautiful flowers. Those you have to underline it and it is demonstrative pronoun. Next, we left for Kanpur early in the morning. You have to underline the word we and this is personal pronoun. Now come on, B exercise. You have to complete the following sentences using reflexive or personal pronouns. इनमें आपको या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फिल करने हैं या पर्सनल प्रोनाउंस फिल करने हैं. फर्स्ट सेंटेंस, वी विल कंप्लीट डैश प्रोजेक्ट डैश. You have to fill here our project, ourselves. Next, he hurt dash with a knife. I have written here himself as the sentence has been started from he, male. So you have to write here himself. Next, this is my work. यह काम मेरा है. Dash will do it dash. You have to put here I and at the end of sentence you will put reflexive pronoun myself. यानी यह काम मेरा है, मैं इसे खुद से करूँगा. Next, fourth sentence, they dash admitted dash mistakes. Here they themselves
admitted their mistakes. Okay, next, fifth sentence. This type of use of reflexive pronoun is rare cases. We scored as many runs as dash in the game of cricket. You are to write here they. हमने उतने रन बनाने की कोशिश की जितना उन्होंने क्रिकेट के गेम में बनाने की कोशिश की थी. ठीक है, उतने रन बनाए हमने, कितने, जितना कि उन्होंने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, दे वर्ड यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, द टीचर टॉट द क्लास इन डैश ऑन वे. यहाँ पर आप हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट, आई हर्ट डैश इन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड. हेयर यू विल पुट माई सेल्फ एज द सेंटेंस हैज़ बीन स्टार्टेड विद आई, पर्सनल प्रोनाउन. यानी मैं रोड पर एक एक्सीडेंट में घायल हो गया. नेक्स्ट, द गेस्ट settled dash on the chairs. Here you are to put themselves. Sorry, himself or herself. यानी जो मेहमान था वो अपने से ही कुर्सियों पर बैठ गया. ठीक है, चाहे वो हिमसेल्फ भी हो सकता है, हरसेल्फ भी हो सकता है. ठीक है. Next, ninth sentence. Dash was present with his wife. As you can see, with the word he, with the pronoun he. Next, I met dash sister in the party. Here you can put both his or her. You are to choose one pronoun. You can use his also and her also. यानी मैं उसकी बहन से पार्टी में मिला. अब उसकी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो आप अप्रोप्रिएट चूज़ करके राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सरसाइज सी. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद पजेसिव प्रोनाउंस. दिस इज़ योर कोट, इट इज़ योर्स. पजेसिव में क्या है, आपको क्या लगाना है, यू, योर, आर, इन सब के साथ में एस लगा देंगे. आपको ध्यान होगा आई को हम जब चेंज करेंगे पजेसिव में तो माइन हो जाएगा, ही को चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा, और देयर को चेंज करेंगे तो देयर्स हो जाएगा. ठीक है. दिस इज़ योर कोट, इट इज़ योर्स. नेक्स्ट, दिस इज़ आवर हाउस, इट इज़ आर्स. नेक्स्ट, दिस इज़ माई बुक, इट इज़ माइन. नेक्स्ट, दिस इज़ हिज बॉल, it is his. Next, this is their computer and you are to write here it is theirs. Next, this is her purse and you are to write here it is hers. Now you are to keep in mind that you are to skip errors. Reflexive pronouns cannot be used at the as the doer of an action. यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एक काम करने वाले कभी भी आप उसके साथ में, उसके एक्शन के साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जतिन एंड माई सेल्फ फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम. यानी यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया है तो ये आपका गलत है. इट इज़ रॉन्ग एंड यू आर टू राइट हेयर लाइक दिस. जतिन एंड आई फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम. जतिन ने और मैंने समय पर काम ख़त्म किया. नाउ कम ऑन रिलेटिव प्रोनाउंस एक्सरसाइज. You are to circle the relative pronoun in these sentences. He is the boy who or which saves the lady from drowning. यानी appropriate relative pronoun कौन सा है इसमें? who. क्योंकि boy एक लड़का है तो आपको किसे सर्कल करेंगे? boy who को सर्कल करेंगे. which तो things के लिए यूज़ होता है, person के लिए क्या यूज़ होता है? who. ओके. नेक्स्ट,
दिस इज़ द हाउस दैट और हुज इज़ फॉर सेल, ये वो घर है जो कि बिक्री के लिए है, यानी बेचने के लिए किसी ने निकाला हुआ है। तो हाउस क्या है, एक चीज़ है, तो उसके लिए आप दैट लगाएंगे। नेक्स्ट, इज़ दिस द हैन विच और हु लेज लार्ज एग्स, क्या ये वो मुर्गी है जो कि बड़े अंडे देती हैं। हु तो पर्सन्स के लिए लगाते हैं ना, तो विच किसके लिए हो गया, एनिमल के लिए। यू आर टू सर्कल द वर्ड विच। नेक्स्ट, डू यू नो हुज और हु का दैट इज। हुज मीन्स क्या होता है, किसका, हु मीन्स होता है कौन। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्या तुम, you are to circle the word whose. Now come on E exercise. You are to fill in the blanks with suitable pronouns. आपको suitable pronouns के साथ में इन blanks को fill करना है। First one, God helps those dash help themselves. भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की सहायता स्वयं करते हैं। And you are to write here who. The novel that I bought yesterday is very interesting. It is relative pronoun and you have to put here that. Next, third one, Ajay writes an essay dash. Ajay is a boy, so I have written here himself and you have to write the same, himself. Next, dash broke the window. खिड़की किसने तोड़ी, you have to write here who. Next, where is the pen, and you have to write here that I gave you. वो पेन कहाँ है जो मैंने तुमको दिया था, it is relative pronoun here. Next, what is the matter, it is interrogative pronoun here. Okay, and you have to write here what. Next, this cap is dash, that cap is dash, यानी यह कैप तो मेरी है और वह कैप उसकी है। नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग अ बाथ अनीता ड्राइज डैश विद अ टॉवल, यानी नहाने के बाद अनीता ने खुद को अब खुद से एक तौलिए से पोंछा। तो यहाँ अनीता एक गर्ल है, तो आप यहाँ हर सेल्फ राइट करेंगे। नेक्स्ट, डैश इज़ योर बुक, are dash going friends. These are, you have to use here you as it is second person pronoun. Okay, next, dash is at the door, दरवाजे पे कौन है, and you have to put here who. He gave dash the book to read, उसने मुझे किताब पढ़ने के लिए दी, you have to write here me. Okay, F exercise, you have to complete the conversation using demonstrative or interrogative pronouns. As I have earlier told you, demonstrative pronoun is used to point out something and interrogative pronouns ask some questions. Nisha dash has made all dash mess, you have to write here who has made all this mess. Who is interrogative pronoun and this is demonstrative pronoun. Next, Sunidhi dash happened Nisha, Nisha क्या हुआ, you have to write here what, interrogative pronoun. Next, Nisha I am talking about all dash, you have to write here these, यानी वो इन सब मैस के बारे में, इस कन्फ्यूज़न के बारे में जानना चाहती थी। लुक डैश बुक्स dash pens and dash notebooks, you have to write in these three blanks the word these. Okay, यहाँ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ये किताबें, ये पेन और ये कापियाँ। ठीक है, सुनिधि हा डैश है why. Next, Nisha, Sunidhi
हैव यू गॉन क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो। सी डैश बिलोंगिंग्स आर दीज, देखो ये सब चीज़ें किसकी हैं। नेक्स्ट, यू वांट टू नो डैश दे बिलोंग टू, एक्चुअली I wanted to set all my books as soon as I took them out. My pet dog Jackie dash you know very well came in and then, अब यहाँ सुनिधि क्या कहती है कि तुम जानना चाहती हो कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई। इट वेयर इज़ हेयर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिर वो बताती है कि वास्तव में मैं सारी किताबें एक लगाना चाहती थी कि जैसे ही मैंने उन्हें करना शुरू किया, मेरा पेट डॉग जैकी आया, जिसे जो कि तुमको पता ही है, दैट यू आर टू राइट हेयर, दैट जो अच्छे से जानती हो, उसने ये सब अंदर आया और ये सब फैला दिया। निशा, नाउ आई अंडरस्टैंड इन डैश mess, I think you need my help. निशा कहती हैं कि अब मैं समझी कि इस सारे मैस में तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है। I think you have got all this chapter's explanation. One thing you are to keep in mind, your work should be neat and clean and your handwriting must be appreciable. We will meet with a new chapter in my next video. Till then, enjoy your day. Bye.